नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 सोशल साइंस को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री राष्ट्र हित में शुद्ध देसी भाषा में कराया जाता है। तो आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोज आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल सटीक 2021 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी हेतु दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको लेकर चलते हैं हम एक एक नंबर प्रश्न की ओर। इससे पहले कि आपको बता दें कि अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है। तो जहाँ पर हम लेकर चलते हैं आपको पहले नंबर प्रश्न से रूबरू कराते हैं। और जहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्या कि भारत विश्व, देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन है ये कि भारत विश्व कह रहा है कि वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। यानी कह रहा है कि भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, यानी कि कॉफ़ी में भारत का कौन सा स्थान है। तो जहाँ पर बता सकते हैं आप, देखिए 4% है, 6% है, 8% है, 10% है। इस सारे विकल्पों में सबसे निम्नतम क्या है तो 4% है। तो जहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा क, और इस प्रकार आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आप देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कह रहा है कि वर्षा किस स्थान पर होती है। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में भारत में ही होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है तो मासिनराम है, चेन्नई है, जहाँ पर व्लादिवोस्टॉक है, फिर कह रहे न्यूयॉर्क है। तो जहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मासिनराम का आप नाम सुने होंगे, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, राइट। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो मेरे उन भाई बहनों को ये वीडियो जरूर संकल्प के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूर दराज से आते हैं। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। कह रहा है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। पहला है दामोदर, फिर कह रहा है नर्मदा, फिर कह रहा है कोसी, फिर कह रहा है चिनाव। तो जहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि दामोदर नदी पर पहली क्या बनाई गई तो घाटी परियोजना बनाई गई। देखिए नदी घाटी परियोजना, समझ रहे हैं ना, परियोजना किस नदी पर बनाई गई, वो भी पहली। तो किस नदी पर बनाई गई, दामोदर पर। किस पर बनाई गई, दामोदर पर, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पीय टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो सबसे शुद्ध और सटीक होते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको बहुविकल्पीय और अतिलघु उत्तरीय टाइप्स के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको विस्तृत भी आप बना करके लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपको छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को बढ़ा करके जोड़ सकते हैं और बना सकते हैं, अधिक से अधिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल जोड़ लगाकर इसको तैयारी कीजिए, ताकि कोई दिक्कत आपको न हो सके मेरे प्यारे बच्चों। और आपको बता दें कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दबाकर लाइक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। देख रहे हैं आपको यहाँ पर करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। देखिए जहाँ पर महात्मा गांधी यानी परियोजना को यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना को कह रहा है कि आधुनिक भारत का किसने मंदिर कहा। किसने क्या कहा तो मंदिर कहा। बहुउद्देशीय परियोजना को किसने मंदिर कहा तो मंदिर में कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। फिर कह रहा है कि विनोबा भावे, फिर कह रहा है अन्ना हजारे, ये देखो रहा अन्ना हजारे। तो जहाँ पर आ रहा है महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, क्लियर कट खत्म, फिर विनोबा भावे, ये भी खत्म। जहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि जवाहरलाल नेहरू जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मंदिर कहा। किसका मंदिर, भारत का मंदिर। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है बहुत ही मुफ्त फ्री में। क्या है, टिहरी, कह रहा है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना
किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब है, गुजरात है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है। तो टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, राइट। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। अब देख रहे हैं हम टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आधा दर्जन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन जो कि देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सटीक दिया गया है, एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया है, तर्क नहीं है। ये एनसीईआरटी जो है ना, ये हमेशा नहीं नहीं वाला ला करके परेशान करता है। देखिए यहाँ पर तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखते रहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय नहीं नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। अब नहीं है खोजो, कौन है खोज लो पहले, और उसके बाद से कौन नहीं है अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है, पहला बात। दूसरा बात बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को, यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, इसको काट दे रहा है ताकि प्लस का चिन्ह आपको दिखे ना, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल आती है जहाँ जल की कमी होती है, राइट। ये तो ठीक ठाक लग रहा है विकल्प, राइट, लेकिन नहीं खोजना है आपको। फिर कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, तो ये भी लगभग सही है, राइट। दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, बट ये गलत लग रहा है हमको, ये गलत लग रहा है। चलो बाद में देखते हैं। फिर घ दे रहा है बहुउद्देशीय परियोजना हमारे कह रहा है उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, सही तो है ये, तो ये सही लग रहा है। इसका मतलब आपको ग विकल्प लग रहा है कि डिस्टर्ब, या नहीं पूछ भी रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर ग जो विकल्प है वो इसके आधार पर, नहीं के आधार पर ये सत्य होगा, राइट। तो इस प्रकार ग विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? देखो 2020 में ये पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आता है ये क्वेश्चन। अगर है सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं महानदी, फिर कह रहा है चिनाव पर, फिर सतलुज कृष्णा, ये कौन सा हो? तो चिनाव। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो आप सीधा बताएंगे कि चिनाव पर। किस पर बनाएंगे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? चिनाव पर। याद रखें ख विकल्प यहाँ पर सत्य किया है, चिनाव पर, ठीक। सलाल चिनाव, सलाल चिनाव, राइट। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सलाल नाम क्या है? सलाल में 3 है नाम, 3 है अक्षर, कितना है? 3 है। लेकिन महानदी में अधिक है, सतलुज में अधिक है, कृष्णा में अधिक है, लेकिन यहाँ चिनाव 3 ये भी है अक्षर। तो 3 अक्षर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको समझ जाएंगे हम कि सलाल जो है वो चिनाव नदी पर स्थित है। तो कंप्लीटली ये क्लियर हो चुका आपका 7वां नंबर क्वेश्चन तक। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही था, लेकिन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को भी देखते हैं हम। पहले समय को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का कमेंट आता है कि बड़े वीडियो ना बनाइए सर जी, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जैसा आप चाह रहे उसके अनुसार हम पढ़ाएं बच्चों, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। चलिए अभी 9 मिनट हुआ है, 15 मिनट तक का आप लोग कमेंट करके बताए थे कि 15 मिनट तक का वीडियो ही अपलोड कीजिए, तो हम 15 मिनट का ही वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बनता है, मेरे लिए नहीं बनता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। आप जैसा कहेंगे, आदेश करेंगे, वैसा हम करेंगे। तो अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का नाम भी आपको बता दें, तो थोड़ा नाम बता दें, तो इसको थोड़ा देखते हैं। कृषि से संबंधित है ये चैप्टर। किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? कृषि से। आप जानते हैं कि भारत जो है वो 70% कृषि पर आधारित
देश है। इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जहाँ पर जो किसान होते हैं वो अन्नदाता माना गया है, अन्नदाता को भगवान माना गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि कितना भी किसी के पास पैसा रुपया हो जाए तो कोई पैसे को उबाल कर नहीं खा सकता है, अन्न चाहिए ही चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए भगवान है, अन्नदाता ही हमारे लिए क्या है, भगवान है। चलिए अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका कृषि से है और कृषि से है, देखिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। वाह, देखिए एनसीईआरटी पैटर्न कुछ अजीब ही होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। अब देखिए स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी, गहन कृषि। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रोपण जो कृषि होता है वह लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, तो आप बताएंगे रोपण, कौन सा बताएंगे, रोपण। दिमाग में रखिए, मस्तिष्क में रखिए, क्या बताएंगे आप, रोपण बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। अब ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी से है पर 2020 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एकदम मस्तिष्क में रट डालो, इसको दिमाग में बैठा डालो। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सी रबी फसल है। देख रहे हैं आप फसल के बारे में, रबी फसल कौन सी है। देखिए यहाँ पर रबी की फसल कौन सी है, चावल है कि मोटे अनाज है। देखिए मोटे अनाज पतले अनाज की बात कर रहा है, चना, काला चना है। अब कर रहा है कपास है। देख रहे हैं आप कि रबी की फसलें जो होती है वो दलहनी फसलें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए यहाँ पर चावल दलहनी नहीं है, मोटे अनाज कोई कुछ भी आ सकता है, कपास दाल वाला है नहीं, तो चने ना है, तो इसलिए आप बता देंगे कि चना है। राइट, तो ये उम्मीद करते हैं आशा के साथ, विश्वास के साथ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो संकल्प इस चैनल की, संकल्प अपने धैर्य एजुकेशन परिवार की कि आप 5 जगह इसको शेयर करेंगे और उन भाई बहनों के पास शेयर करेंगे जो अच्छे से शिक्षा हासिल नहीं कर पाए हैं और इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसमें से कौन सी फलीदार फसल है। इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार। राइट, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। देख रहे हैं फल देता है, दालें, मोटे अनाज बार बार मोटे अनाज क्यों ला रहा है। फिर कह रहा है ज्वार तिल, ठीक। फिर कह रहा है तिल, जहाँ पर कह रहा है कि फलीदार यानी फल देता है। फलीदार मतलब फल तो सब देते हैं, मोटे अनाज में कौन आएगा तुमको पता नहीं है। देखो यहाँ पर दाल जो होता है वह पहले वो फल देता है। देखिए यहाँ पर ओ का ये कर रहा है, यहाँ पर नौटंकी स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो आप सीधा बताएंगे दाल। क्या बताएंगे, दाल फलीदार फसल है। राइट, तो इस तरह से अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सरकार निम्नलिखित में से, यहाँ पर थोड़ा अंडरलाइन करते जाए, निम्नलिखित कह रहा है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। कह रहा है कि सरकार घोषणा करती है फसलों को सहायता देने के लिए, मतलब सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता करने के लिए करती है। कह रहा है कि अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, अब यहाँ पर मध्यम सहायता मूल्य पर प्रभावी सहायता मूल्य। तो न्यूनतम करती है, क्या करती है, न्यूनतम करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता करने के लिए करती है, तो आप बताएंगे न्यूनतम मूल्य। राइट, न्यूनतम सहायता मूल्य करती है। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ब्राजील में, कह रहा है ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। यानी ब्राजील में जो स्थानांतरित कृषि है उसको क्या कहा जाता है। कोनुको कहा जाता है कि नोको कहा जाता है कि दीपा कहा जाता है कि मसोले कहा जाता है। सब के सब उल्टी पुल्टी नाम है मेरे प्यारे बच्चों। तो रोका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रोका। लो ना, कृषि को रोका कहा जाता है। चलो अच्छा बात है, कृषि को रोका कहाँ कहा जाता है, तो ब्राजील में कहा जाता है। बिल्कुल तैयार हो गया है क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि यहाँ पर इशारा कर रहा है कि 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है।
यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही महंगा है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। वो रेशेदार फसल, चलो जहाँ पर देख रहे हैं रेशेदार जिसमें रेशा निकलता हो, जूट है, काफ़ी है, जौ है, रबड़ है, तो जहाँ पर जूट हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि जूट जो होता है वो रेशेदार होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सटीक है और आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले नंबर की तरफ, 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। अब देखो खरीफ की फसल आ गया, ये भी 2020 में पूछा है। ये फसल वाला है ना, वो बहुत पूछा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब दे रहा है कि यहाँ पर चना, धान, कपास, कह रहा है ख तथा ग दोनों। आपको बता दें कि अभी ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि रबी की फसल जो था वो चना था ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तब तो ये होगा नहीं, तो इसका मतलब यही ना होगा, दोनों यही ना दोनों होगा, ख और ग होगा। घ में दोनों दे रहा है तो इसका मतलब घ सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा विकल्प? घ सही हो जाएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की ये कंप्लीट हो गया, राइट। अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। लो, बार बार फसल के ओर ला के लटका दे रहा है। तो यहाँ पर धान है, बाजरा है, गेहूं है, मक्का है। तो ये बताइए कि जो धान है वो तो नहीं ना है रबी की, फिर कह रहा है गाजरा भी नहीं है, फिर कह रहा है गेहूं है रबी की फसल, फिर मक्का भी नहीं है। ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये खरीफ की फसलें हो जाएंगी। यहाँ पर हो जाएगा आपका रबी की फसल क्या, गेहूं। तो यहाँ पर ग विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, राइट। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया है। तो आप क्या बताएंगे इसके लिए कि भूदान आंदोलन किसके लिए आरंभ किया गया है। देखिए किसके द्वारा आरंभ किया गया है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा, कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि विनोबा भावे के द्वारा, कि इंदिरा गांधी के द्वारा। तो आप बताएंगे विनोबा भावे। ग नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो विनोबा भावे, विनोबा भावे, राइट, विनोबा भावे। अब बता दें आपको कि ये कैसे आप तैयार कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, भूलेंगे नहीं, आपको वादा के साथ बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रिक दे रहे हैं जो वो सबसे बेस्ट दे रहे हैं। भूदान कौन सा आंदोलन है, भूदान। इसमें कितना अक्षर है, तो 3 अक्षर है। आप देख पा रहे हैं कि विनोबा में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से विनोबा में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। लेकिन महात्मा गांधी में अधिक है, जवाहरलाल नेहरू में अधिक है, इंदिरा गांधी में अधिक है। लेकिन विनोबा में 3 एगो है, इसमें भी 3 एगो है। तो इसका मतलब आपका कौन सा सत्य हो जाएगा, ग। या याद भी रखिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्या मतलब है, याद रखिए दिमाग में, ट्रिक तो है ही है मेरा, लेकिन याद भी रखिए। अब हम देख रहे हैं अगला नंबर प्रश्न जो है, अगला चैप्टर से किया होगा तो रोक देंगे। अब देखते हैं समय को मेरे प्यारे बच्चों, आपके समय को देखते हैं। और समय कितना हो चुका है आपका, समय आपको देख रहे हैं कि 17 मिनट 57 सेकंड हो गया है। तो ये अलविदा का समय हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।